अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अनीमिया। जो है ये ब्लड की डिजीज़ है, तो इसे आज हम जो है डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारे पॉइंट हैं आज के इस लेक्चर के वीडियो के, वो हैं नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 क्लासिफिकेशन, नंबर 3 पे है जी कॉजेज़। ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अनीमिया। दोस्तों, द डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज कॉल्ड अनीमिया। जनरली क्या है जी, इसकी हीमोग्लोबिन की कमी को अनीमिया बोलते हैं। इसकी आगे काफ़ी टाइप्स हैं जो आगे क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड। देखें, अगर हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन क्यों क्यों हो सकती है, अगर तो बहुत कम रेड ब्लड सेल्स हमारे खून में रह जाएं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर होती है। लाइक ये रेड ब्लड सेल है और इसके अंदर जो है वो क्या होगी, एक प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेकर जाना, इसका काम होता है। तो अगर रेड ब्लड सेल ही कम रह जाएंगे तो उनमें ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे यह है कि रेड ब्लड सेल्स की तादाद तो पूरी रहेगी, लेकिन उनमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन रही होगी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, मिकदार में कम रह जाएगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। तो हीमोग्लोबिन इज़ अ व्हीकल फॉर ऑक्सीजन, गाड़ी का काम करती है ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को। हमारे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वहाँ हर हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाने वाले जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स को इस काबिल बनाते हैं वो होती है जी हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ती है और फिर पूरी बॉडी में जो है वो डिस्पर्स कर देती है, लेके जाती है पूरी बॉडी में। नंबर 2 पे है जी क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। दोस्तों अनीमिया जो है जनरली दो तरह का जो है ना, ये इसको क्लासीफाई करते हैं, मोरफोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल। मोरफोलॉजिकल बोलते हैं शेप एंड साइज़ के लिहाज से, अगर हम किसी चीज़ को तकसीम कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे मोरफोलॉजिकल। जैसा कि शेप, कलर और नंबर्स देखेंगे हम मोरफोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हुए। और एटियोलॉजिकल का मतलब है काजिज़। अगर हम किसी चीज़ को काजिज़ वजूहात की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं उनके, तो उसे बोलेंगे एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों पहले देखेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। तो सबसे पहले नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया है। दोस्तों नार्मो का मतलब है नॉर्मल, सिटिक का मतलब है सेल साइज, और क्रोमिक का मतलब है सेल कलर। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आज। नंबर 2 है जी मैक्रोसिटिक नॉर्मो क्रोमिक एनीमिया। मैक्रो का मतलब होता है बिग, ये आपको पता है, जहाँ पे ए आए, मैक्रो में ए है ना, तो मैक्रो का क्या मतलब है, बिग, लार्ज। सिटिक का मतलब है सेल साइज। तो नॉर्मोक्रोमिक वो सेम है, वो जो है नॉर्मल कलर। तो थर्ड पे है जी मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। नंबर 4 पे है माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इन चार अकसाम को देखेंगे जी। इनमें हम क्या क्या देखेंगे, नंबर 1 पे साइज देखेंगे, नंबर 2 पे कलर देखेंगे, नंबर 3 पे नंबर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखेंगे। इन तीन चीज़ों को ही हम इन चार अकसाम में जो एनीमिया की हैं डिस्कस करेंगे। नंबर 1 नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज नॉर्मल। नार्मो, नार्मो से नॉर्मल। एंड इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आल्सो नॉर्मल, बट द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स लेस। सेकंड है मैक्रोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज लार्जर। नॉर्मल साइज से लार्ज साइज होगा रेड ब्लड सेल का। और कलर ऑफ एनीमिया जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कम होंगे। नंबर 3 पे है जी मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक में जी, इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज लार्ज एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल इज लेस कलर्ड, लाइट कलर होता है इन इस टाइप में। हाइपो का मतलब होता है लेस, तो क्रोमिक का मतलब होता है कलर, तो लेस कलर्ड रेड ब्लड सेल्स होंगे। एंड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लेस।
फोर्थ पे है माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया साइज ऑफ रेड ब्लड सेल स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सिटिक का मतलब होता है सेल साइज। तो साइज ऑफ रेड ब्लड सेल स्मॉल एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल लेस कलर्ड एंड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आल्सो लेस। तो ये दोस्तों चार अकसाम थी एनीमिया की जो कि मोर्फोलॉजिकल बेस्ड थी। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसमें भी चार टाइप्स हैं एनीमिया की। हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे हीमोरेजिक एनीमिया। दोस्तों हीमोरेज मींस एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। किसी चोट या किसी ट्रोमा या किसी जख्म की सूरत में अगर काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसे बोलेंगे हीमोरेज। तो क्योंकि जब ब्लड लॉस होगा तो रेड ब्लड सेल्स भी लॉस होंगे, तो उनकी मिकदार क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। तो अनीमिया ड्यू टू, ये इसकी डेफिनेशन है, अनीमिया ड्यू टू हीमोरेज इज नोन एज हीमोरेजिक अनीमिया। तो हीमोरेजिक अनीमिया की मज़ीद आगे दो अकसाम होती हैं। नंबर 1 एक्यूट हीमोरेजिक अनीमिया, नंबर 2 क्रोनिक हीमोरेजिक अनीमिया। तो नंबर 1 पे देखेंगे एक्यूट हीमोरेजिक अनीमिया। तो इसकी डेफिनेशन सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड, अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए ड्यू टू कंडीशन लाइक एक्सीडेंट या ट्रोमा। ट्रोमा भी एक्सीडेंट ही होता है, ठीक है जी। आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? डिक्रीज रेड ब्लड सेल कॉजेज हाइपोक्सिया। जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया क्या है? लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कम हो जाना, इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स। जब हाइपोक्सिया होगा तो एक सिग्नल मिलेगा हमारे ब्रेन जो है, बोन मैरो। बोन मैरो वो हिस्सा है जो सेल बनाता है, ब्लड सेल बनाता है। तो उसे वो स्टिमुलेट करेगा कि रेड ब्लड सेल कम हो गए हैं, तो बोन मैरो को सिग्नल मिलेगा कि वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाना शुरू करे। तो दिस कंडीशन इज रिकवर्ड विद इन 4 to 6 वीक्स। ये कंडीशन जो है 4 से 6 हफ्ते में एनीमिया की ये कंडीशन रिकवर हो जाती है। हीमोरेजिक एनीमिया में एक्यूट हीमोरेजिक एनीमिया 4 से 6 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। नंबर 2 पे है क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया। तो क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया की डेफिनेशन है जी लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ब्लड लॉस होता रहता है काफ़ी लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, और आखिरकार अल्टीमेटली क्या होता है, हीमोरेजिक एनीमिया के तौर पे वो सामने आती है कंडीशन। तो इसके काजेज है पेप्टिक अल्सर। किसी बंदे को स्टोमिक के अंदर जो है, मैदे में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई जख्म है, तो उसके नतीजे में वो ब्लड जो है वो सिक्रीट होता रहेगा, लॉस होता रहेगा, तो अल्टीमेटली ब्लड कम रह जाएगा, तो वो हीमोरेजिक एनीमिया की सूरत इख्तियार कर लेगा। परप्यूरा, ये भी एक कंडीशन है जिसमें ब्लड लॉस होता है इंटरनली। हीमोफीलिया, ये भी एक ऐसी कंडीशन है। मिनोरेजिया, ये भी एक ब्लड लॉस कंडीशन है। नंबर 2 पे है जी हीमोलिटिक एनीमिया। दोस्तों हीमोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की तबाही और उनके टूटने के अमल को हीमोलाइसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस इज नोन एज हीमोलिटिक एनीमिया। अनीमिया क्या था? ब्लड का कम हो जाना, और अगर ब्लड कम हो रहा है रेड ब्लड सेल्स के टूटने और तबाह होने की वजह से, तो इसे बोलेंगे हीमोलिटिक अनीमिया। तो हीमोलिटिक अनीमिया की भी दो अकसाम हैं। नंबर 1 इंट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया। पहले डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया। डेफिनेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू एंड इंटरनल फैक्टर लाइक डिफेक्ट विद इन रेड ब्लड सेल्स देमसेल्व्स, कि रेड ब्लड सेल्स के अपने ही अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो ये इंटरनल रीजन होगी, इंटरनल काज होगा हीमोलिटिक अनीमिया का, तो इसे इंट्रिंसिक बोलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। तो इसके काजेज क्या हैं जी? ये इनहेरिटेड हो सकती है कि माँ बाप को था या ख़ानदान में फैमिली में किसी को था इंट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया, तो वो विरासत में इनहेरिटेड आगे वाली नस्ल को मिल गया।
नंबर 2 है सिकल सेल अनीमिया। तो नंबर 2 एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक अनीमिया। एक्सट्रिंसिक बोलते हैं एक्सटर्नल। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अगर होती है तो उसे बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया। और वो कौन सा हीमोलिटिक अनीमिया होगा? एक्सट्रिंसिक। तो इसके काजेज क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, ये इसके काजेज हो सकते हैं। नंबर 3 पे है जी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया में नाम से जाहिर है कि अनीमिया क्या है? ब्लड लॉस। और किसकी वजह से हो रहा है? कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? न्यूट्रिशन, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अगर आपको क्या हो रहा है? अनीमिया, तो वो कहलाएगा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मींस लो फूड फॉर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को अगर प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो बोलेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस which are necessary for red blood cells formation is known as nutrition deficiency anemia। तो रेड ब्लड सेल्स के बनने के अमल को खास एक टर्म में जो है वो कहते हैं उसे अरिथ्रोपोयोसिस। अरिथ्रोपोयोसिस, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसकी रीजंस क्या हैं? जैसे इसकी रीजंस नहीं, इसके वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो नेसेसरी होते हैं रेड ब्लड सेल्स की फार्मेशन के लिए या अरिथ्रोपोइसिस के लिए? आयरन नेसेसरी है, प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है, विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो रेड ब्लड सेल्स की फार्मेशन और या फिर एरिथ्रोपोइसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से किसी की भी कमी होगी तो वो डेफिशिएंसी ऑफ अनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ अनीमिया की सूरत में जो है वो एक्सपोज होगी। नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन है जी इनसफिशिएंट इनटेक एंड एब्जॉर्प्शन डाइटरी आयरन। जो ग़िज़ाई आयरन होता है या तो उसकी कमी हो जाती है या फिर वो प्रॉपरली जज़ब नहीं होता, तो उसे कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसमें इसकी क्या रीज़न है? लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड लॉस होगा तो रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो कम होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, वो कम होगा, तो अल्टीमेटली वो जाहिर होगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की शक्ल में। लो आयरन इनटेक, के आयरन की इनटेक है जो वही ग़िज़ा में कम है। या फिर पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आयरन जज़ब ही नहीं हो पा रहा, हमारी बॉडी आयरन को जज़ब नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगी और प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, तो वो अल्टीमेटली अनीमिया की शक्ल में ले जाएंगे इस हालत को, और इसे बोलेंगे, अगर ये आयरन की वजह से हो रहा है तो इसे बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसको हम कवर कर सकते हैं कि अगर डेली ऐसे बंदे को जिसमें आयरन की कमी है उसे फीरस सल्फेट 600 mg डेली हम दें तो वो कुछ दिनों में, कुछ वक्त के बाद रिकवर हो जाएगा इस कंडीशन से। नंबर 2 है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। डेफिनेशन ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन फार्मेशन एंड लार्ज साइज एंड लेस कलर्ड रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस। इस हालत में क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसको बनाने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी नहीं बनेगी। इट इज़ मैक्रोलिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोलिटिक क्यों इसे बोल रहे हैं? मैक्रोलिटिक इसलिए क्योंकि मैक्रो मीन्स लार्ज और आगे है हाइपोक्रोमिक मीन लेस कलर्ड, इस वजह से इसे मैक्रोलिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। इसके काजेज क्या हो सकते हैं जी? इसके काजेज हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन फॉर हीमोग्लोबिन फार्मेशन। अब है जी नेक्स्ट है जी परनीशियस एनीमिया। इसकी डेफिनेशन है डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स व्हेन इंटेस्टाइन कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन B12। रेड ब्लड सेल्स में कमी होना, रेड ब्लड सेल्स में कमी होना किसकी वजह से? विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर रेड ब्लड सेल्स में कमी हो रही है तो उसे बोलेंगे परनीशियस अनीमिया। इसकी जो काजेज या वजूहात हैं वो हैं जी लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ये खास तरह की एक प्रोटीन होती है जो कि विटामिन विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाती है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। IR से इसे जो है, ये IR भी इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे स्टोमिक में होता है,
ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे होता है, हमारे स्टोमिक में। इंटरनल होता है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर ये प्रोटीन नहीं होगी स्टोमिक में प्रॉपरली तो विटामिन B12 भी जज़ब नहीं होगा। जब विटामिन B12 जज़ब या एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स कम बनेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है रेड ब्लड सेल्स के बनने के अमल में। तो इसलिए इसे बोलेंगे परनीशियस अनीमिया। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मोर कॉमन इन फीमेल्स। और ये इंपॉर्टेंट, ये भी MCQ में इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन परनीशियस अनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह जो है ये ज़्यादा होती है फीमेल में, किसकी निस्बत, मेल की निस्बत। तो नंबर 4 पे है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ये मिगैलोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है, कोई भी वो चीज़ जो लार्ज होगी, एबनॉर्मल होगी और इमेच्योर होगी। साइज तो बड़ा होगा, प्रॉपरली वो वर्क नहीं करेगी, एबनॉर्मल होगी और इमेच्योर होगी, नाबालिग होगी। ठीक है जी। और इसकी डेफिनेशन होगी द टाइप ऑफ अनीमिया इन विच बोन मैरो प्रोड्यूसेस लार्ज एबनॉर्मल इरेगुलर शेप्ड एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। इसकी काजेज देखते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है जी, फोलिक एसिड भी एक सब्सटेंस है जो कि रेड ब्लड सेल के बनने के लिए, उनकी मैचुरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसकी कमी हो जाए तो ये अनीमिया की अलामत है, और इस अनीमिया को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। या फिर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियस और DNA ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स के DNA में ही कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो मेच्योर ही नहीं हो पाते। तो नंबर 4 पे है जी ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया देखते हैं जी। ए प्लास्टिक मींस फेलियर ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी पार्ट। ए प्लास्टिक बोलते हैं किसी चीज़ के, हम जैसा कि इंसानी बॉडी की बात कर रहे हैं ना, बॉडी की बात कर रहे हैं, तो किसी ऑर्गन का या किसी बॉडी पार्ट का काम करना छोड़ जाना या प्रॉपरली काम ना करना, उसे बोलते हैं ए प्लास्टिक। तो ए प्लास्टिक एनीमिया की डेफिनेशन क्या बनेगी, अनीमिया ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड बोन मैरो में कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है, और उसकी वजह से रेड बोन मैरो इट रिड्यूसेस एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज। रेड बोन मैरो का साइज कम हो जाता है और उसके ऊपर फैट चढ़ जाती है, फैटी टिश्यूज उसे कवर कर लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली जो हमारी रेड बोन मैरो है वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाती और लेस नंबर्ड एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है, कम तादाद में, और नाबालिग रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होंगे जो कि प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाएंगे, और ये कंडीशन लीड करेगी अनीमिया को, और इसे बोलेंगे ए प्लास्टिक अनीमिया। और लास्ट पे है जी इसके काजेज ए प्लास्टिक अनीमिया के काजेज क्या हो सकते हैं, रेडिएशन इसके काजेज हैं, जैसा कि एक्सरे का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा या अटॉमिक एनर्जी वाली जगह पे होना, वो रेज भी खतरनाक होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। गैमा रेज भी खतरनाक होती हैं। और केमिकल्स, बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रेड बोन मैरो को, और वो कंडीशन लीड करती है अनीमिया की तरफ, और उसे बोलते हैं प्लास्टिक अनीमिया। और ड्रग्स में जैसा कि सल्फोनामाइड का ज़्यादा इस्तेमाल या क्लोरमफेनिकोल एक मेडिसन है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स को इमेच्योर बना देता है और रेड बोन मैरो को जो है वो रिड्यूस करता है, और अनीमिया की शक्ल में ये कंडीशन ज़ाहिर होती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।